कई बार कहीं और घटी दुर्घटना किसी और के लिए लाभ का कारण भी हो जाती है। बिहार में विपक्षी एकता के साथ एक दुर्घटना घटी और उस दुर्घटना का सारा ठीकरा चूंकि कांग्रेस के सर फूटा, इस नाते कांग्रेस बैकफुट पर आई और उसी समय का सदुपयोग करते हुए, यही है राइट टाइम टाइप का चिंतन करते हुए सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई सबसे अच्छा मुफीद टाइम यही है, तत्काल प्रभाव से पहली फुर्सत में सीटें अनाउंस कर दो कांग्रेस की, ज्यादा बातचीत के चक्कर में न पड़ो। इस वक्त नीतीश कुमार का मामला चल रहा है, कांग्रेस दबाव में। अखिलेश जी ने घोषणा कर दी कि 11 सीटें कांग्रेस को दी और सारा सकारात्मक है और जीत की ओर अग्रसर है। अब कांग्रेस के साथ मुश्किल ये कि ना उगला जाए ना निगला जाए, गले में हड्डी फंस गई। अगर कहें कि नहीं ये नहीं मानते हम 11, तो लोग कहेंगे कांग्रेस की हठ धर्मिता के चलते नीतीश चले गए, अखिलेश को भी गंवाएंगे। तो कैसे कहें, और मान ले तो नाक नीची। तो धीरे धीरे धीमी आवाज में कह रहे कि बात तो सकारात्मक है और बहुत रिश्ता मजबूत है, लेकिन अभी बातचीत जारी है। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि दे दी, चैप्टर क्लोज्ड। कांग्रेस धीरे धीरे फुसफुसा रही है कि भैया अभी बातचीत जारी है, थोड़ा रहम। बिहार की राजनीतिक दुर्घटना, पॉलिटिकल एक्सीडेंट, उत्तर प्रदेश में सपा के लिए लाभ का कारण बन गया। वरना कांग्रेस 2009 का आंकड़ा लेके बैठी थी। कहीं कहते थे 20 लड़ेंगे, कहीं कहते थे 24 लड़ेंगे, कहीं कहते थे 30 लड़ेंगे। अखिलेश जी ने कहा कि 7 जयंत को दी, 11 तुम्हें दे दे रहे, शांत बैठो। अब ये नीतीश कुमार इफेक्ट है यूपी पर, और यूपी में नीतीश कुमार का इफेक्ट और भी होना है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी सेगमेंट में यादवों के बाद अगर सबसे वर्चस्वशाली जाति कोई है ओबीसी में, तो वो कुर्मी की है, जिसका आइकॉनिक चेहरा नीतीश बाबू है। अच्छा, अब विपक्ष में कोई, चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे कांग्रेस वाले हो, कोई ये भी नहीं कह सकता उत्तर प्रदेश में कि नीतीश कुमार कुछ नहीं है, क्योंकि कल तक यही लोग बिहार से नीतीश जी को पालकी में बैठा के उत्तर प्रदेश लाने के लिए कसरत कर रहे थे हाथी घोड़ा पालकी जय नीतीश लाल की। अब वही नीतीश का उत्तर प्रदेश में अब उपयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी। लगभग 8 से 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी वोट प्रभावशाली है, 12-13% के आसपास तक है। इतना वोट डिसाइसिव होता है, किसी एक जाति का इतना वोट किसी एक सीट पर हो तो वो डिसाइसिव वोट कहा जाएगा। उन सीटों को और मजबूत करना चाहती है भाजपा नीतीश कुमार के जरिए। अब यह भी कोई नहीं कह सकता कि कुर्मियों में नीतीश से बड़ा कोई नेता है, यह भी संभव नहीं। 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ, राम का नाम लो, अच्छे कोई नसीब नहीं हुआ कीर्तिमान। तो देश भर में जो कुर्मी बिरादरी से लोग हैं वो गदगदायमान हैं, वो कह रहे कि नीतीश बाबू की जय हो, हमारा मान तो बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग उत्तर बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में करेगी। बिहार में उसने सील कर दिया ये गठबंधन इसलिए कि 19 में जब नीतीश कुमार और भाजपा साथ लड़े थे लोकसभा का चुनाव, तो 40 में 39 सीट आई थी, एक सीट छूटी थी किशनगंज। नित्यानंद राय उस वक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। भाजपा जान रही थी कि अगर नीतीश बाबू और लालू यादव एक साथ रहेंगे तो एनडीए को सीटों का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा बिहार में। भाजपा को भले ही ना उठाना पड़े,
लेकिन 16 नीतीश के खाते की जो थी पिछली बार वो तो गई। उस कमी को रोकने के लिए नीतीश कुमार और भाजपा में गठबंधन हो गया। अब उत्तर प्रदेश पे उसकी आंच कैसे पड़ रही है, इसके मैंने 2 उदाहरण आपको दे दिए। विपक्ष के लोग नीतीश कुमार के लिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट ढूंढ रहे थे। कोई कह रहा था फतेहपुर से लड़ेंगे, कोई कह रहा था फूलपुर से लड़ेंगे। नीतीश कुमार की रैलियां कराने का पूरा ब्लूप्रिंट बन गया था कि समाजवादी पार्टी साथ रहेगी और नीतीश जी की रैली कराई जाएंगी उत्तर प्रदेश में। बनारस से शुरू होगा, प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी से, और जहां जहां कुर्मी बहुल इलाके हैं वहां नीतीश जाएंगे। अब वही काम नीतीश करेंगे, लेकिन एनडीए के बैनर पर करेंगे। यानी मंच रहेगा वही, माइक वही, कंठ वही, चेहरा वही, सिर्फ लोगो बदल जाएगा नीतीश जी का। पहले इंडिया था, अब एनडीए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी फरवरी के दूसरे हफ्ते तक उत्तर प्रदेश में उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी जो सीटें 2019 में उसने हारी हैं। यानी इसको दूसरे शब्दों में कहिए, जो सीटें उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने जीती हैं 19 में, उन पर भाजपा अपने योद्धाओं के नामों का ऐलान कर देगी 15 दिन के भीतर। यानी अधिसूचना जारी होने से पहले, इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होने से पहले। और अभी दूसरी तरफ स्थिति यह है कि कांग्रेस चूंकि बुरे वक्त से गुजर रही है, सारे क्षेत्रीय दल उसको निशाने पर लिए हैं, इसलिए वो कसमसा रही है पर बोल नहीं कुछ रही। पर उसे बात रास भी नहीं आ रही कि अखिलेश जी ने 11 दे दी बिना मीटिंग के, क्योंकि मीटिंग में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं था। एक राउंड की मीटिंग हुई थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उस मीटिंग में भी हास्यास्पद स्थिति हो गई। बांसगांव की सीट कांग्रेस ने मांगी, कहा कि यहां महावीर प्रसाद जी के लिए सीट छोड़ी जाए, तो कांग्रेस को बताया गया कि महावीर प्रसाद को तो गुजरे हुए 10 साल से ज्यादा हो गया। ये चल रहा है अटकल। अगर ये स्थिति है तो स्वाभाविक है, ये तो फिर आपकी गंभीरता दर्शाती है। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश में राजनीति बिहार के घटनाक्रम से तेजी से प्रभावित हो रही है। कैसे और कहां तक प्रभावित हो रही है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की हमारे साथियों ने, उसको देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चला। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। अखिलेश जी खुद नहीं चाहते कि नीतीश जी एनडीए में इंडिया गठबंधन में रहें। ऐसा तो विपक्ष ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2024 की बिसात पर जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का डंडा और झंडा बुलंद कर रहे थे, वो इस तरह से पाला बदल कर एनडीए के साथ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो गया। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को छोड़ बीजेपी के साथ सरकार बना ली। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। संयोजक से लेकर पीएम पद के उम्मीदवार तक की चर्चाओं में रहे नीतीश कुमार के अलग होने पर जेडीयू ने ठीकरा कांग्रेस के सिर फोड़ दिया। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं। वहीं बिहार में हुए सियासी बदलाव की तपिश ने यूपी की गलियारों का ताप भी गरमा दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो नीतीश और बीजेपी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक भावी पीएम को सीएम तक सीमित कर दिया। वहीं नाजुक मौके की नजाकत पर कांग्रेस की कमजोरी और मजबूरी में अखिलेश यादव ने भी 11 सीटों का नाव चलते हुए गठबंधन का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम
और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। अखिलेश यादव का यह ऐलान कांग्रेस के लिए दोहरे झटके से कम नहीं था। एक तरफ बिहार में नीतीश का साथ छूटना और यूपी में केवल 11 सीट मिलना कांग्रेस नेताओं को नहीं भाया। कांग्रेस नेताओं के बयान भी आए, लेकिन किंतु परंतु के साथ। निश्चित तौर से मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि ये जो अखिलेश जी का ट्वीट आया है, इस पे जो भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मुकुल वासनिक जी के जो नेतृत्व में जो कमेटी बनी है वो निर्णय ले रही है और बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। वहीं नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जाना यूपी में अखिलेश यादव के लिए भी परेशानी का सबब हो सकता है, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को यूपी के चुनाव प्रचार में जरूर उतारेगी। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए कुर्मी सहित कई जातियों का वोट बचाना बड़ी चुनौती होगी। सभी लोगों का मानना है कि पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और जो लहर चल रही है सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी खुद नहीं चाहते कि नीतीश जी एनडीए में इंडिया गठबंधन में रहें, एनडीए में चले जाएं, ये अखिलेश जी खुद चाहते हैं। बहरहाल ऐसा लगता है जैसे विपक्षी कुनबे की कुंडली में एकजुटता की कोई पूरी रेखा बनाई ही नहीं है विधाता ने। कभी ये एक होकर बिखर जाते हैं तो कभी एक होने से पहले। अब 2024 की बिसात पर इंडिया में फूट पड़ गई है। ऐसे में सवाल यही है कि बिहार में जो हुआ बदलाव, यूपी में क्या होगा अखिलेश यादव का दांव? वहीं विपक्ष में जो मचा है कलेश, क्या करेगी कांग्रेस? और ग्रह नक्षत्र जब अच्छे होते हैं तो कई तरह से अच्छे होते हैं और खराब होते हैं तो भी चौतरफा खराब होते हैं। बिहार का ये कांड हुआ, इधर उत्तर प्रदेश में हलचल बढ़ी तो 3 बड़े विपक्षी नेता ईडी के रडार पर आ गए। लालू जी ईडी की पूछताछ में, हेमंत सोरेन फरार, ईडी उनको ढूंढ रही, लुकाछिपी चल रही, और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी के रडार पर पूछताछ में आ रहे हैं। ये अलग संकट। अब चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव की तैयारी करें कि ईडी से पूछताछ में बचें और जेल से बचें। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फराज साहब का स्वागत है। मनीष हिंदवी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, मनीष जी का स्वागत है। डॉक्टर के त्रिपाठी हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, के त्रिपाठी जी का बहुत बहुत स्वागत। त्रिपाठी जी खूब बधाई हो, ढेर बधाई हो। लोग कह रहे हैं कि ऐसी जन्मपत्री किसी की रही नहीं आज तक भारत में नेता की, जैसी नीतीश बाबू के ग्रह गोचर है। आज तक 75 वर्षों में कोई आदमी 9 बार सीएम की शपथ ले ही नहीं पाया, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। गिनीज बुक पे नाम है। अरे ग्रीन नहीं जाने कौन कौन सी बुक में नाम हो जाएगा भाई। तो मामला ही बहुत ही खैर। फराज किदवई साहब आपसे बहस शुरू करूंगा। कांग्रेस बिहार में लपेटे में आई और जेडीयू ने ठीकरा उसके सिर फोड़ा कि भाई ये क्षेत्रीय दलों के विरुद्ध मानसिकता की पार्टी है। उसका सदुपयोग सबसे अच्छा समाजवादी पार्टी ने किया। बोले मुकुल वासनिक के यहाँ, सलमान खुर्शीद के यहाँ रोज मीटिंग माटिंग करने से कोई फायदा नहीं, यही है राइट टाइम, तुरंत ठोक दो, खड़का दो। और अखिलेश जी ने बिना कोई देरी किए अनाउंसमेंट कर दिया, बोले 11 सीटें दे दी, सकारात्मक। अब कांग्रेस की पीड़ा ये कि वक्त नाजुक है, सहा भी नहीं जा रहा और कहा भी नहीं जा रहा। फराज साहब। धन्यवाद अमिताभ जी। अभी आपने हमारे बड़े भाई डॉक्टर के त्रिपाठी जी को बधाई दी कि नीतीश जी जो है वो 9 बार मुख्यमंत्री बन गए। ऊपर वाला उनकी उम्र लंबी करे, सेहत अच्छी रहे। वो अभी 19 बार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, क्योंकि 6 महीने में इधर, फिर 4 महीने में उधर। लेकिन अमिताभ जी, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे लगता है कि जो जेडीयू के लोग हैं या जो जेडीयू के जो सांसद थे, उन्होंने नीतीश जी की हाँ में हाँ मिलाई और उनको सही कुछ बताया नहीं। और नीतीश जी को हमें लगता है कि अब ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो हमको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को
2 नहीं कम से कम 3 टुकड़ों में करेगी लोकसभा के चुनाव के बाद। होता क्या है कि जब हम बहुत ज्यादा गलत डिसीजंस लेते हैं अमिताभ जी, तो उसमें जो हमारा कुटैर होता है ना, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनकी मेन भूमिका होती है। क्योंकि आप देखिए कि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा था कि वो छोड़ दीजिए, वो विषय हम कल कर चुके, परसों कर चुके कि क्या हो। आज विषय इतना है, कांग्रेस दबाव में आई, उधर राम गोपाल कह के आए थे कि आधी मीटिंग, आधे रास्ते चले, आधे के लिए और बैठकें होंगी। इधर अखिलेश जी ने खड़का दिया, बोले हो गया, चलो खत्म करो, मीटिंग ओवर, 11 दे दी। ये जो लाभ की स्थिति आपको तत्काल प्राप्त हुई, क्योंकि पहले कांग्रेस थोड़ा नखरा भी कर रही थी। वो 2009 की चिट्ठी लेके बैठ रही थी, कहती थी 2 दर्जन चाहिए, 25 चाहिए, 26 चाहिए, 30 लड़ेंगे। आपने कहा यही है उचित समय, तुरंत 11 दो, विदा करो। अमिताभ जी, ये आप एज अ टीवी एंकर और बहुत एक अच्छे पत्रकार हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लाभ और हानि की। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो देश के 140 करोड़ जनता की लाभ और हानि की ज्यादा फिक्र करता है। हम समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 11 देगी कि 1 देगी कि 20 देगी, ये हमारे डिस्कशंस चल रहे हैं अमिताभ जी। और एक अच्छे, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी या तेजस्वी यादव जी, वो कपड़े की तरह विचारधारा, टी शर्ट की तरह विचारधारा नीतीश कुमार जी की तरह नहीं बदलते हैं। हमारी एक विचारधारा है, हम लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 से कुशासन चल रहा है उसको हटाने के लिए हम जितने भी इंडिया गठबंधन में दल हैं, पहले 28 से चलिए, नीतीश कुमार जी 27 से चले गए, हम लोग मजबूती से मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराएंगे। ठीक ठीक, बहुत मजबूती से लड़ेंगे, यहां तक तो ठीक है दावा। अब ये दावा नहीं करना चाहिए कि हम सब लोग अडिग हैं चट्टान की तरह इंडिया गठबंधन में, ऐसा दावा मत करिए। क्यों नहीं कल क्या, अरे फराज भाई रुक जाओ, आपने बात कही, मैं शांत था, आप बीच में कमेंट्री नहीं करो ना, आपकी बात आ गई, दोबारा अवसर आएगा तब फिर अपनी बात कहिएगा। मुझे एक दृष्टांत याद है, केवल नीतीश कुमार को ही हाय हाय मत करो। मनीष हिंदवी, देवीगौड़ा से सपोर्ट विड्रॉ किया केसरी ने, क्या ओल्ड मैन इन हरी जो चला था फ्रेज, ठीक, देवीगौड़ा ने कहा था। अविश्वास प्रस्ताव लाए देवीगौड़ा, रामविलास पासवान, चिराग पासवान के पिताजी मंत्री थे, ये बोलने खड़े हुए, इनने कहा सब लोग समझ लो, जो बात अभी फराज किदवई कह रहे, मुझे उसे भी याद आ गया ये हास्य बोध। रामविलास पासवान ने कहा सब लोग समझ ले, भैया त्रिपाठी जी सुन लेना आप भी गौर से, हम लोग चट्टान की तरह देवेगौड़ा जी के साथ खड़े, कांग्रेस क्या समझती है अपने को, कांग्रेस के आगे झुकेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे टाइप का। क्या अगले दिन देवेगौड़ा हट गए, गुजराल बन गए, गुजराल फिर विश्वास प्रस्ताव लेके आए, फिर रामविलास जी खड़े हुए, बोला सब लोग देख लो, चट्टान की तरह हम लोग गुजराल साहब पीछे खड़े हैं। क्या हमने देखी है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गाली बेख्याल। अच्छा है महाराज, नीतीश जी कल तक क्या कह रहे थे, वो तो आपसे भी बड़ी बात कह रहे थे कि मरना कबूल है, लेकिन उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। अब कह रहे सही जगह आ गया, अब कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए मैंने किदवई साहब से निवेदन किया कि ऐसा भी इतना, अब अटारी पे खड़े होके बोलने का वक्त नहीं है, अब कमरे में बोलो। मौसम बदल गया ना नीतीश जी के जाने के बाद, और अगर नीतीश छोटे नेता थे तो कल तक इतना बड़ा क्यों बता रहे थे उनको। त्रिपाठी जी, मैं देख रहा था, अखिलेश यादव और जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में साझी रैलियां प्लान कर रही थी, और उसमें यह भी था कि कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे, कांग्रेस मंच पर नहीं रहेगी, नीतीश जी अखिलेश जी रहेंगे, अखिलेश जी रहेंगे। हाँ, उनके लिए फूलपुर से लेके और पडरौना और अंबेडकर नगर कहां लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंसी भी ढूंढना शुरू कर दिया था नीतीश बाबू के लिए। बिल्कुल, अब उनने झंडा डंडा बदल दिया है, मंच माला माइक वही रहेगा, लोगो बदल जाएगा, पहले इंडिया था अब एनडीए हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार सक्रिय होंगे कुर्मी वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, त्रिपाठी जी? देखिए अमिताभ जी, अभी जैसा कि सपा के माननीय प्रवक्ता जी कह रहे थे, देखिए लोकतंत्र में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, परिस्थितियां बनाती हैं। नीतीश कुमार के ऊपर कोई दबाव था इसलिए वहां से हटे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था बिहार में,
आरजेडी को लेकर, क्योंकि वो तो था समीकरण, लेकिन हम जिसके खिलाफ लड़के 2005 से आए थे अमिताभ जी, जिस जंगल राज के खिलाफ, वो जंगल राज 2 शुरू हो चुका था। नीतीश जी महीने भर तक किसी से संवाद नहीं किया, और जो बिहार की जनता का फीडबैक था, क्योंकि वो रोज अपना दरबार लगाते थे, और उसी के साथ जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का फीडबैक था, उससे उनको थोड़ा सा बहुत प्रेशर में थे, और उस प्रेशर के कारण ही ये दिक्कतें आई और उन्होंने छोड़ करके किनारा किया। इसलिए ये कहना, और दूसरा सवाल ये है अमिताभ जी, चूंकि मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया क्यों छोड़ी, तो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार तो माननीय नीतीश कुमार थे। पटना में बैठक बुलाई, सारे लोग जितने विपक्षी दल थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इतनी देरी दिखाई। 3 बातें उन्होंने बहुत पहले कह दी थी, पहली मीटिंग में की थी, कि अगर हमको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी भी है, हर तरीके से संसाधन उसके पास है, हमारे पास सारे संसाधन नहीं है, लेकिन हमको एकजुटता दिखा करके पूरे मुल्क में प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, कार्बन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक चेहरा बनाना पड़ेगा या कन्वीनर बनाना पड़ेगा, और हमारी ज्वाइंट मीटिंगें शुरू हो जाए, और सीट शेयरिंग तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर दी जाए, ताकि हम इस पैसे वाली पार्टी, जो पैसे से मजबूत, उसके यहाँ जो आपके यहाँ उनके यहाँ अनुशासन है, वो जो बूथ तक के हैं, तो हम उससे लड़ने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। वो ताकत सबको मौका मिल जाएगा और सब लोग उससे बड़ी अच्छे तरीके से हम लड़ लेंगे। लेकिन हुआ क्या, आप बताइए कि वहां पे सारे लोग बैठे थे, आरजेडी के माननीय लालू जी बैठे थे, जब ममता जी ने उनके नाम को प्रपोज किया, खड़गे जी का नाम, किसी ने नहीं कुछ कहा। तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जो आदमी सूत्रधार है, जिस आदमी का भारतीय राजनीति में मैं तो कहता हूं ऐसा चेहरा कोई नहीं है, चाहे वो ईमानदारी को लेकर। ठीक, तिवारी एक सवाल था मेरा। नहीं, ठीक है, ये आपकी बात ठीक है। और मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, कठिन शब्द नहीं, सरल शब्द में बात जनता तक पहुंचाता। भाई, पहली मीटिंग का सारा खाना खर्चा नीतीश बाबू ने उठाया है। खाना खर्चा हम करें, मौज आप लोगे, ये नहीं चलेगा। ये कहां चलेगा? राजनीति में कौन चलाएगा? सीधी समझ लो भैया, जेब से हम खर्चा कर रहे हैं और मजा पड़ोसी लेगा। ना ना ना, मैं हिपोक्रेट नहीं हूं, मैं तो बड़ी खरी बात कहता हूं। कमलनाथ ने पैसा खर्च किया, मैं और खुली सुन लो, कमलनाथ ने पैसा खर्च किया मध्य प्रदेश के चुनाव में। मेरी बात से मनीष जी से लेके प्रशांत तक सब सहमत होंगे। उन्होंने खड़गे से लेकर राहुल गांधी किसी की नहीं सुनी मध्य प्रदेश में। बोलना पैसा हम खर्च कर रहे और नेतागिरी आप करोगे, नो, नॉट अलाउड। बोले सीडब्ल्यूसी बीडब्ल्यूसी सब ठीक है, लेकिन इधर नहीं चलेगा कुछ, इधर नहीं चलेगा। माल हम खर्च कर रहे, लिट्टी चोखा नीतीश बाबू बनवाए, जहाज वो लगाए, टेंट तंबू सामियाना सजाए, और आप लोग बाद में उन्हीं को किनारे कर दिए, कैसे चलेगा? खैर, मनीष हिंदवी साहब, मसला वही गंभीर, नीतीश जी का जाना एक तो नैरेटिव को ध्वस्त करता है कि हम सब एक हैं, मजबूती से एक हैं, एक नैरेटिव। दूसरा नैरेटिव, भाजपा बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक यहां खत्म हो गई। क्या वो नैरेटिव ध्वस्त हो गया? महाराष्ट्र में तो विकलांग हो ही गया था नैरेटिव, बिहार में बिल्कुल ही अनुलोम विलोम हो गया नैरेटिव, ठीक। दूसरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया, जो मुख्य हथियार था आपका लड़ने का। बताया जाता था कि भाई इतनी सीटें हैं इन चारों राज्यों में, भाजपा क्या करेगी? अकाली और भाजपा में रिश्ता बन गया, उसका अनाउंसमेंट होना है। कर्नाटक में जनता दल देवेगौड़ा जी से हो गए हेली मेली, वो अयोध्या तक घूम आए देवेगौड़ा जी इस उम्र, बताइए, 4 लोग पकड़ के ले गए थे, इतना रिश्ता वो प्रगाढ़ हो गया है। महाराष्ट्र में आधे पवार हो गए, आधे उद्धव रह गए। अभी तो इम्तिहान में बैठेंगे तो पता लगेगा आधा भी बचा कि नहीं। और बिहार में तो, और इसका फायदा आप कमजोर हो रहे हैं, तब आपको नैरेटिव ये बना दिया गया आपके पूर्व सहयोगियों के द्वारा ही कि कांग्रेस एंटी रीजनल फोर्सेस है, एंटी रीजनल लीडर्स है। और इसी का फायदा ये उठाया समाजवादी पार्टी ने, यही वक्त है, यही सही वक्त है के तहत बोले 11 सीटें तुरंत देके इनको सार्वजनिक कर दो, ट्वीट डाल दो, ताकि बाद में चिक चिक खत्म। मनीष जी, क्या ऐसी स्थिति से आपको लग रहा है कि नुकसान हो गया? देखिए अमिताभ जी, आपने कई सवाल एक साथ उठा दिए। मैं
अगर आप अनुमति देंगे 3-4 मिनट का समय देंगे तो मैं एक एक करके अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। जी देखिए बेटा जी, ये सियासत है, यहाँ पर हर विचारधाराओं का खेल है। एक विचारधारा है जो भाजपा और उसके सहयोगियों के साथ है, एक विचारधारा कांग्रेस की है। हमें लगता है कि इस देश में कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है, क्योंकि पिछले 75 सालों में जो चीजें एस्टेब्लिश की गई थी, जो संवैधानिक संस्थाएं एस्टेब्लिश करी गई थी, उनकी जो स्वायत्तता है वो खतरे में है, ये हमें लगता है। इस बात को लेकर इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि नीतीश कुमार जी और तमाम लोगों ने और सब लोगों ने मिलकर एक इंडिया गठबंधन की बात सोची थी। हालांकि गठबंधन यूपीए उसके पहले भी था, लेकिन सोचा गया था नया नैरेटिव सेट किया जाए एक बड़ी सोच के साथ। तो एक बड़ी सोच के साथ एक गठबंधन बनाया गया। तो हमने जब बनाया तो जनता के बीच में रख दिया कि इस गठबंधन का मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस ये है कि हमें संविधान बचाना है, फांसीवादी ताकतों को रोकना है। अब इस लड़ाई में जो लोग निकल कर जा रहे हैं अपने फायदे के लिए, नीतीश कुमार जी गए तो कहीं ना कहीं तय है ना साथ में वापस मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ही चले गए ना। तो वो जो अभी जनता तय करेगी, ये हम आप नहीं तय करेंगे, ये जनता तय करेगी कि नीतीश कुमार का स्टैंड सही था या गलत था। मैं अगर आज यहाँ कह दूं कि हाँ नीतीश कुमार छोटे नेता है तो मैं गलत हूं? नहीं, ठीक है, वो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, 17 साल से वहां पर रहे, तो मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अभी जनता तय करेगी कि आज हमारा स्टैंड सही है या नीतीश कुमार का स्टैंड सही है, तो उन्हें तय करने दीजिए। रही बात गठबंधन की कमजोरी की, तो मुझे नहीं लगता, हमने कहा नहीं, हम एक विचार के साथ चले थे, आज भी उसी विचार पर, और कल तक जो लोग उस विचार। मनीष भाई ये तो ठीक बात आपने कही, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूं बड़ा प्रैक्टिकल बात। इसी भीड़ धपसट में जैसे होता ना, बत्ती गई, कोई मेला चल रहा, बत्ती गई, पड़ोसी ने पड़ोसी की चपत मार दी, बत्ती आई, दूर खड़ा हो गया। वैसा ये अभी तक सुन रहे थे, बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है, सुन लो, अपने लिस्टें दी जा रही हैं। अखिलेश जी ने घोषणा कर दी, बोले 7 जयंत को दी, 11 इनको दी, कांग्रेस को, नमस्ते चलो। ये क्या उसी का दबाव का परिणाम है बिहार एपिसोड का? देखिए, मैंने कहा ना, अपनी बात कही ना, बात जो भी हो रही है, बात लगातार हो रही है। नीतीश कुमार जी खुद उस बात का हिस्सा रहे हैं। आज उनको क्या सूझा भाई, वो पिछली बार भी बदल कर आए थे, उसके पिछली बार भी बदलते रहे हैं। तो मैंने कहा नीतीश जी की बात नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं अखिलेश जी ने। मैं बात पूरी कर लूं बहुत आदर के साथ मैं बात पूरी कर लूं। मैंने इसीलिए कहा ना, मैं उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा जी। हम आज भी अपने विचार पर हैं। नीतीश कुमार जी गए हैं, उन्होंने पाला बदला है। वो जिस विचार का कह रहे थे कि जिस विचार को लेकर उन्होंने एक गठबंधन खड़ा किया था, खुद ही छोड़कर चले गए। तो कितना उनके अंदर स्टेबिलिटी है, अभी तो जनता को तय करने दीजिए। एक बात। दूसरी बात, जो आपने यहाँ यूपी की बात करी जी, उसमें मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी का ट्वीट है, अगर उसको दोबारा पूरा पढ़ा जाए तो उन्होंने कहा 11 सीटों पर बात फाइनल हो गई है। ये कहीं नहीं कहा गया कि कांग्रेस सिर्फ 11 सीटों पर लड़ेगी। बात अभी भी चल रही है, 3-4 दौर, एक बार की बात नहीं हुई, 3-4 दौर की बातचीत हो चुकी है। मैं बार-बार आपके इस चैनल पर ठीक है, हिंदी साहब, ठीक है, अच्छी बात है, मुश्किल काम है। ठीक, हमारे सारे संगठन 80 जिलों पर काम करेगा, 80 लोकसभाओं पर काम करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब सीट शेयरिंग होगी तो बैठकर लंबी वार्ता चलेगी। ठीक है मनीष बाबू, ठीक है, सीटों पर बात फाइनल हो चुकी है, आरएनडी की 7 सीटों पर बात फाइनल हो चुकी है, तो और कितनी सीटों पर हम लड़ेंगे, ये थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, वक्त लगेगा, ठीक बात। अखिलेश जी, प्रशांत भाई आपको बता रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें तथ्य सामने रख दूं, जनता भ्रमित नहीं हो। अखिलेश बाबू ने जो ट्वीट जयंत के लिए किया था, उसमें केवल 2 लफ्ज बदले, जयंत की राष्ट्रीय लोकदल की जगह कांग्रेस लिखा और 7 की जगह 11, वही ट्वीट दोबारा डाल दी। अरे रुक जाओ भाई, आपसे नहीं लाओ मनीष बाबू, आपके पास दोबारा आएंगे तो आपको पूरा अवसर होगा। मेरा तो लोकतांत्रिक मंच है, लेकिन ऐसा नहीं करो, ठीक। और मनीष जी को कहने का पूरा अधिकार है कि अभी तो बातचीत जारी है, लेकिन हम लोग भी इसी प्रोफेशन में है 35 साल से, हम लोग भी मिलते जुलते हैं, लोगों से बात करते हैं, समझते हैं चीजों को, कुछ जानकारी भी रखते हैं। जयंत चौधरी की पार्टी का विषय लॉक हो गया, केस खत्म हो गया। अब वो जयंत की श्रद्धा, वो दिन भर कहते रहे कि बातचीत और जारी है, उसका क्या मतलब? आज अनिल दुबे कह रहे थे और आगे बातचीत जारी, हमको मालूम बातचीत खत्म हो गई, उन्हें दे दी 7, बोले जाओ। कांग्रेस को 11 दे दी, तभी तो कोई विषय लेके आया। अब अजय राय दिन भर झुंझुना बजाएं कि नहीं अभी बहुत गंभीर बातचीत जारी है आदरणीय मुकुल वासनिक जी के यहाँ। अखिलेश यादव मुकुल वासनिक से बात कर रहे हैं, और अब जब कांग्रेस और कमजोर हो गई, गजब कर रहे हो, वो कहेंगे तो उदयवीर से बात करो।
मुकुल वासनिक बोले उदयवीर से बात करें, सलमान खुर्शीद बोले सुनील साजन से बात कर लो। फराज किदवई जानते हैं, वो कहेंगे मैं तो बात करूंगा तो राहुल गांधी से करूंगा, बाकी क्या बात, मैंने देते नहीं 11। इसलिए मैं विषय लेके आया, इसको यूं खारिज नहीं करिए मित्र, मामला गंभीर है, मामला संगीन है। मैंने यही कहा इम्यूनिटी कमजोर हो तो आदमी संकट में फंस जाता है। कांग्रेस की इम्यूनिटी इस वक्त कमजोर हुई इसलिए संकट पैदा। प्रशांत पटेल, आपसे वही ठेठ उत्तर प्रदेश का सवाल। उत्तर प्रदेश में हिपोक्रेसी और थेतरई अलग विषय है, हम सीधी बात करें, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में 2 जातियां सबसे प्रभावशाली हैं। पहले नंबर पर यादव और दूसरे पर संख्या के हिसाब से, गाड़ी घोड़ा के हिसाब से, मोटरसाइकिल ट्रैक्टर बंदूक के हिसाब से, किसी हिसाब से देख लो, है कुर्मी। कुर्मियों का सबसे बड़ा आइकॉनिक फेस देश की राजनीति में इस वक्त नीतीश कुमार, उनसे बड़ा तो कोई चेहरा है नहीं, वो कहीं रहें, वो उनकी मर्जी। क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कुर्मियों को, क्योंकि 8 से 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 12-13% तक कुर्मी वोट है डिसाइसिव, क्या नीतीश जी का उपयोग उत्तर प्रदेश के महासमर में भाजपा करेगी? जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जब गठबंधन होता है हमारे गठबंधन के साथ ही, तो सभी जो होते हैं उनके नेता एक दूसरे की कंस्टिट्यूएंसी में जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो हमारा गठबंधन था निषाद जी से, अनुप्रिया पटेल जी से, तो चाहे भाजपा के कैंडिडेट थे वहां पे प्रचार करने दोनों लोग जाते थे, या जहां पे उनके अपना दल या निषाद पार्टी के कैंडिडेट थे तो भाजपा के नेता भी जाते थे। तो निश्चित तौर पर नीतीश जी अब एनडीए का पार्ट बने और पहले भी हमारे अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाते हैं, बड़े नेता हैं देश के, तो निश्चित तौर पर जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जहां कुर्मी समाज की बात है, आज लोकसभा के 8 सांसद, 8 में से 7 भाजपा के साथ हैं, लगभग 27-28 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। तो कुर्मी वर्ग तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ टिका हुआ, इसमें कहीं कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और अब आज जिन लोगों को नीतीश जी से समस्या हो रही है कि भाई वहां चले गए, यहाँ चले गए, तो वही अब कल तक उनको आइकन बता रहे थे, प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार बता रहे थे, जैसा कि आपने बताया कि रैली भी प्रस्तावित हो गई थी। लेकिन नीतीश जी बड़े नेता, मुझे हुए नेता, उन्होंने अपना समझा कि कहाँ पे उनका हित सुनिश्चित है। और वो भी नीतीश जी से मुझे लगता है कि इसमें बहुत वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों में लगभग दूसरे नंबर पे होंगे, दूसरे तीसरे नंबर पे, तो वो समझ गए कि कहाँ पर किस तरफ हवा बह रही है और उन्होंने चीजें समझ ली। बाकी लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। और इंडिया अलायंस का तो यही हंस रोना ही था। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि अलायंस चल नहीं पाएगा, अलायंस खाली बैठकों तक, टीवी डिबेट्स तक और सोशल मीडिया तक ही सीमित है। अलायंस ना तो अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए ना पे वहां पे हो पाया, ना उसके बाद भी कहीं इस तरह की इनकी सीट शेयरिंग वाली बात हो पाई। और जब से अलायंस बना है तब से देखिए लगातार दल तो छोड़ के ही जा रहे हैं। जैसे अलायंस बना उसके बाद अजित पवार जी छोड़ के चले गए, फिर नीतीश कुमार जी छोड़ के चले गए, वहां पे पंजाब में भगवंत मान जी कह रहे हैं लगातार कि हम तो वही 13 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने भी कोई इस तरह अभी एश्योरेंस इस तरह का नहीं दिया है। तो अलायंस बचा कहां? अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस है तो है, ममता बनर्जी ने पहले मना कर दिया, ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी में तलवारें खिंची हुई है। बाकी अब एक तमिलनाडु बचा, तमिलनाडु में तो कांग्रेस जूनियर पार्टनर है, 2-3 सीटों पर वहां पर लड़ती है। आंध्रा में इनका कोई अलायंस है नहीं, तेलंगाना में है नहीं, तो फिर अलायंस बचा कहां? जी फराज किदवई साहब, ये जो गठबंधन है ना इंडिया का, इसमें ममता बनर्जी भाजपा के साथ आती जाती रही, ठीक, उद्धव और उनसे पहले उनके पिताजी भाजपा के साथ आते जाते रहे आते जाते नहीं, वो तो रहे लंबे समय तक। पवार साहब के बारे में क्या कहें, आधा तो टूट ही गया, और अभी भी आधे जो शरद पवार बचे हैं उनके बारे में उनके ही गठबंधन के लोग महाराष्ट्र के कहते हैं पवार साहब का पता ही नहीं कब किधर चले जाएं। तो ये जो एक बहुत कमिटमेंट के साथ ये कहना कि नहीं हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा से लड़ रहे हैं, जो भी दल जुटे हैं इंडिया में भी, उनका अतीत में भाजपा से हेलमेल रहा है नहीं फराज साहब? समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, आपके पार्टनर हैं जय लोकदल है, उनके माथे पर हल्दी चंदन लगाई तब था जब भाजपा के साथ लड़े थे, नहीं तो अजीत सिंह तक चुनाव हार गए। तो इसलिए ये कहना कि नहीं हम तो जन्म से सेकुलर हैं, बात कुछ समझ नहीं आएगी। फिर बहुत सारे पार्टनर वैसे ही हैं फराज भाई।
देखिए अमिताभ जी, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन अभी आपने बोला कि नीतीश कुमार जी कुर्मी समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं। जी हाँ। मुझे लगता है कि आपने उनका कद छोटा कर दिया। हमको तो लगता था कि वो बिहार के एक बहुत बड़े नेता हैं, एक सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें वो कुर्मियों के भी नेता हैं, वो यादव समाज के भी नेता हैं, वो मुस्लिम समाज के भी नेता हैं, वो सवर्णों के भी नेता हैं। लेकिन आज आपके चैनल पे हमको पता चला कि वो मात्र कुर्मी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। लेकिन अमिताभ जी, एक मैं आपकी बात से डिस्कनेक्ट हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है जो हमारे कुर्मी भाई हैं, जो उनके ऊपर नीतीश कुमार का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर जो रिप्रेजेंट करते थे हमारे कुर्मी समाज को, वो तो बेनी प्रसाद वर्मा जी थे स्वर्गीय, जिनका एक जनाधार था। आदरणीय लालजी वर्मा जी हैं जो कुर्मी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम 10 से 12 लोकसभा सीट पर इनका इन्फ्लुएंस है। पल्लवी पटेल जी हैं, और तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में एक गुलदस्ता है कुर्मी नेताओं का जो कि हमारे पास समाजवादी पार्टी में है। तो आप देखिएगा कि जिस तरह से दूसरी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये कास्ट सेंसस का विरोध किया है, अमिताभ जी, मैं पूछना ये चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार जी की अब हिम्मत है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ पलटी मारने के बाद, थाली में इधर से उधर जाने के बाद, अब वो कास्ट सेंसस की बात कर सकते हैं? हम लोग तो, और ये आप सच कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि हम लोग मंच सजाए हुए थे इनके लिए, नीतीश कुमार जी के लिए। नीतीश कुमार जी एक प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो सकते थे। नीतीश कुमार जी को एक बड़ा मंच इंडिया गठबंधन में मिला था। ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाल में आकर के नीतीश कुमार जी ने एक, समझ लीजिए कि एक पॉलिटिकल सुसाइड कर लिया है, अमिताभ जी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका रिटायरमेंट प्लान बना लिया है, और नीतीश कुमार जी को 2024 के बाद एक नया मार्गदर्शन ठीक है फराज किदवई साहब, अभी रुकना होगा। फराज भाई ने एक बात कही, मैं उसको और खोल दूं ताकि मुझे ये आप पाखंड से सख्त चढ़े। हाँ जी, मैं खरी बात कहता हूं, ठीक, मैं हिपोक्रेसी के सख्त खिलाफ हूं। हर नेता का एक बेस वोट होता है, बाकी चीजें तभी जुड़ती जब बेस हो। अकाउंट में अकाउंट ओपन करने के लिए धनराशि जमा करनी पड़ती है। चरण सिंह के पास जाट था इसलिए बाकी जुड़े, ठीक। मुलायम सिंह के पास यादव जुड़ा तो बाकी जुड़े, ठीक। ये ज्ञान हमको न कोई समझाए कि वो अंतर्राष्ट्रीय नेता है, वो तो धर्मनिरपेक्ष नेता है, वो फलाने नेता, कोई नेता पिता नहीं भाई। सीधी सपाट बात करो यार। मुख्तार और अफजाल के पास इसलिए मुलायम सिंह उनका सम्मान करते रहे, भाई उनके पास मुसलमान वोट है, इसीलिए अखिलेश यादव उनको टिकट दे रहे हैं। अफजाल को संविधान बचाने के लिए थोड़ी टिकट दिया जा रहा है यार, अजब बात करते हो। कल्याण सिंह के पास एक पिछड़े वर्ग का एक बड़ी जाति का वोट गैल्वनाइज हुआ, इसलिए वो बड़े नेता इमर्ज हुए। इसमें कौन से लालू यादव, ये फराज किदवई कह सकते हैं। मैं नहीं हिपोक्रेसी कर सकता कि लालू यादव सब पूरे भारत के नेता है और सबके नेता, ऐसा नहीं भाई साहब। उनकी ताकत जो है 10-5 वोट और लोगों को भी मिलते होंगे, लेकिन उनका कोर कॉम्पिटेंस यादव वोट है। यादव के साथ मुसलमान जुड़ता है, लालू विनिंग कॉम्बिनेशन में। मैं ऐसा भ्रम रखता तो 35 साल राजनीति पत्रकारिता नहीं कर पाता भाई साहब। मेरी जमानत जब्त हो जाती नेताओं की तरह। अमिताभ जी 20 सेकंड का ना अभी नहीं देंगे, अभी कहते नहीं देंगे। इसलिए ये हिपोक्रेसी बंद करिए। मुझसे कोई कहेगा अखिलेश यादव फला के मंत्री, फला के नेता, नहीं। यादव उनके साथ गैल्वनाइज है, इसलिए अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंस है। और जब तक उनके साथ यादव गैल्वनाइज रहेगा तब तक उनकी इंपॉर्टेंस रहेगी। बात खत्म हो गई। इसको इतना महिमा मंडित क्यों कर रहे हो अखिल विश्व के स्वामी? आदरणीय अखिलेश जी, ऐसा ना करो महाराज। अरे हमको पता है प्रभु, रुक जाओ। खैर, के त्रिपाठी साहब, समाजवादी पार्टी जो कल तक अखिलेश नीतीश जी को चाचा कह रही थी, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता रही थी, वो कह रहे हैं कि उनका रिटायरमेंट प्लान तय हो गया और उनका मामला बिल्कुल टाटा फिस हो गया। देखिए अमिताभ जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह को लोध वोट के कारण कल्याण सिंह को लेना पड़ा, जो बाबरी मस्जिद के गिराने में अहम भूमिका अदा की। तो राजनीति कहाँ है, इसको हमको मत समझाएं। सापा वाले न समझाए कि राजनीति कहाँ, वो नीतीश कुमार ने गलती कर दी। माननीय नीतीश कुमार, हमारा इनका गठबंधन बहुत पुराना गठबंधन, जब जॉर्ज फर्नांडीज थे तब से था। हम एक उनके सही पार्टनर के रूप में 96-98 में हम उनके साथ गए थे।
और जॉर्ज फर्नांडिस उसके संयोजक रहे गठबंधन के, एनडीए के, और 24 पार्टियों के साथ देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शानदार सत्ता चलाई और संकट मोचन का काम करते थे। तो ये चीज जो गठबंधन का दौर है अमिताभ जी देश में 67 से चला आ रहा है, 1967 से, उसमें कौन किसके साथ कब परिस्थिति बदलेगा वो बदलता रहता है। जहां तक सवाल है कि नीतीश कुमार का, भाई ये तो हमेशा जब भी नीतीश कुमार के बारे में सपा के और अन्य दल के लोगों की जो बात होती है कि भाई नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार अपनी स्थिति और बिहार की जनता के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेते हैं। वहां की जनता ने 18 वर्षों तक उनको मुख्यमंत्री पद पे बैठाया है, और उसके साथ ही अमिताभ जी देश के 3 बार वो केंद्रीय मंत्री रहे और उनके चेहरे पे दाग नहीं है। और सारे जितने हैं, कहना मुझे आपके चैनल के माध्यम से नहीं चाहना चाहिए, सारे दागदार है, वरना आज सब सड़क पे उतर करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करते थे। लेकिन आजकल किसी की हिम्मत नहीं जो सड़क पे उतर, ठंड में सड़क पर उतरवा दो। ईडी वाले वैसे ढूंढ रहे हैं, गजब कर रहे हो त्रिपाठी जी, ईडी वाले वैसे ढूंढ रहे हैं और ठंड में सड़क पे और उतार दो। अमिताभ जी इतने पुराने हम सोशलिस्टों के जानते थे, उनके पास कुछ होता नहीं था, चौराहे पे भाषण देते थे। हम उस जमाने के लोग हैं। हेमंत सोरेन लोग कह रहे फरार हो गए, ढूंढने नहीं मिल रहे, कहां गए मुख्यमंत्री। डॉक्टर लोहिया साहब सारे यूनिवर्सिटियों में जाते थे, सारी जगह। ठीक है त्रिपाठी जी, नीतीश बाबू का राजनीतिक जीवन का अंत हो गया, ऐसी भविष्यवाणी कई बार कई लोग पक्षों से आई और नीतीश हर बार और प्रासंगिक होकर उभरे, प्रासंगिक होकर, राइट, ठीक। अभी उत्तर प्रदेश पूरे देश में, और इसलिए इन बातों को कोई अर्थ नहीं मेरे जैसे प्रैक्टिकल आदमी के लिए कि पलटू राम मैं कुछ नहीं कर मानता। कोई मतलब पलटने को तो सब तैयार बैठे हैं, कुर्सी मिलेगी, पलटे बैठे भाई, कुर्सी मिलेगी नहीं ना, उपयोगिता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए। गिराने वाले के साथ सापा खड़ी हो गई। कोई मुफ्त में कुर्सी देता है? अरे ट्रेन में तो बर्थ देता नहीं, कोई सटने नहीं देता। बगल में बैठाया मुख्यमंत्री कुर्सी को दे दे, उपहार में दे रहा है क्या? नहीं, नीतीश की उपयोगिता इसलिए। खैर हिंदवी साहब, एक बड़ा डेंट कांग्रेस पर यह आया क्योंकि बिना रीजनल फोर्सेस को बिल्कुल सम्मान के साथ अपने साथ होल्ड रखे बिना तो कुछ होना जाना नहीं। ठीक, कांग्रेस तो ऑल टाइम लो टेम्परामेंट से गुजर रही है। क्या इमरजेंसी में भी वो 140-50 सीटें जीती थी। अब इस घटना ने ये डेंट पैदा कर दिया कि जेडीयू ने सारा दोष कांग्रेस के सिर मर दिया कि कांग्रेस की मानसिकता रीजनल पार्टीज के नेताओं के विरोध की मानसिकता है। मनीष जी, ये नैरेटिव आपको लगता है कि रीजनल फोर्सेस को अपील करता है, उनकी समझ में आती कि हाँ भाई कांग्रेस हमको खत्म करना चाहती है, हमारी लीडरशिप को खत्म करना चाहती है? मनीष, देखिए नीतीश को पाला बदलना था, उन्होंने बदल दिया। मैंने कहा कि मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो सब एज इट इज मान लिया जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। रीजनल फोर्सेस को कौन खत्म करता है, इस देश की रीजनल पार्टीज जानती हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा को या सपा को या पूरे देश में जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से मुकदमे बुने जा रहे हैं, उनके नेताओं को परेशान किया जा रहा है, ये सब जानते हैं कि कौन कर रहा है। ये भाजपा कर रही है, भाजपा रीजनल फोर्सेस को खत्म करना चाह रही है। मुकदमे की बात अलग है, मुकदमा कैसे बंद हो जाएगा? अभी कोई कह रहा था कि लालू जी ने कुर्बानी दी सेकुलरिज्म के लिए, वो जेल जाना मंजूर। अरे लालू जी सेकुलरिज्म के लिए जेल नहीं गए, चारा घोटाले में जेल गए भाई, इसका सेकुलरिज्म में क्या लेना देना? मैं तो जो अपनी बात कर रहा हूँ सुनिए, मैंने क्या पूरे अपने उद्बोधन में इस तरह की कोई बात की? जी, मैं तो प्रैक्टिकल बात की तरह कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में जितने भी रीजनल पार्टीज हैं उनके अपने वोट शेयर्स हैं, उनके वोट शेयर पर किसकी निगाह है आप स्टेट बाय स्टेट देख लीजिए, कौन अपनी तरफ ले जा रहा है। तो रीजनल पार्टीज को खतरा कांग्रेस से नहीं है, भाजपा से है ना, और ये बात आईने की तरह स्पष्ट है। मनीष भाई, एक सप्लीमेंट्री था, अगर रीजनल फोर्सेस को कांग्रेस पे भरोसा होता तो ममता बनर्जी कांग्रेस को नो एंट्री का बोर्ड क्यों दिखाती है बंगाल में कि आपके मेरे यहाँ कोई अगला आपके साथ एग्रीमेंट नहीं होगा, हम अकेले लड़ेंगे? क्यों? देखिए चुनाव के समय आप बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, बार बार आप कह रहे हैं मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, आप बात कह रहे हैं तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। चुनाव के समय चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, बाकी रीजनल दल, हर आदमी ये देख रहा है कि हम कितनी सीटें जीत सकते हैं। बात तो इसी पर होनी थी ना, जब गठबंधन था तो गठबंधन तो बन गया, बात किस पे होनी थी? बात सीटों पर होनी थी।
यहाँ देखिए, यहाँ भरोसे का मसला नहीं है, भरोसा पूरा है, हम एक आइडियोलॉजी के साथ हैं, लेकिन हम कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा ये समय तय करेगा। मनीष बाबू ठीक है, मैं प्रशांत जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूं, ये अद्भुत बात है उल्टे बांस बरेली का कि पंचों की राय शर्माते खटोला यहीं बिछेगा। बोले गठबंधन पूरा है, एक दूसरे के साथ फेविकोल का जोड़ है, लेकिन हम सीटें नहीं देंगे अपने राज्य में। फिर गठबंधन काय का, मूंगफली खाने का है गठबंधन है कि घर पे आना मूंगफली खिलाएंगे? काय का गठबंधन भाई? चुनाव में गठबंधन, हमको पहले कहा गया देश को कि विधानसभा का नहीं, जब अखिलेश जी नाराज हुए मध्य प्रदेश में और उन्होंने कहा कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, तो कांग्रेस ने कहा अखिलेश के सुनने में समस्या है अखिलेश यादव के। हमने पहली मीटिंग में कह दिया था कि विधानसभा का नहीं है। अच्छा जी, बोले फिर किसका? बोले अब ये लोकसभा का है। ममता जी ने कह दिया लोकसभा का भी नहीं है। तो अब लोग पूछ रहे ग्राम प्रधानी में गठबंधन होगा क्या? ये नगर निगम में गठबंधन होगा? वो भी सही, ये भी सही, सब तो सही नहीं हो सकता ना मित्र। सेकुलरिज्म को ऐसा बड़ा तंबू नहीं जिसके नीचे सब कमियां छुप जाएं। ममता आपसे बड़ी सेकुलरिज्म है, उन्होंने आपको क्यों नो एंट्री कह दी? बोला हरियाणा, अरविंद केजरीवाल का बयान में देख रहा था कि हरियाणा में हम सारी सीटों पे लड़ेंगे और पंजाब में भी अकेले लड़ेंगे। तो फिर गठबंधन कहां करोगे? कालका जी में गठबंधन होगा अकेले और गीता कॉलोनी में? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का वैसे भी लोकसभा में कुछ नहीं है। मान लो 2 सीट आपको 3 सीट दे भी दे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा? वो तो यहां तो जीतते नहीं, और जहां वो जीतते वहां उन्होंने घोषणा कर दी। इसलिए मैंने कहा इतनी चीजें सरल नहीं। प्रशांत जी, जी कांग्रेस कह रही है और किदवई साहब ने भी कहा कि भाई, किदवई साहब ने उस विषय को जोड़ दिया, इसलिए मैं उनकी बात को आगे करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुर्मी लीडर्स का, मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा, इस सेकुलरिज्म संविधान इसमें गोल गोल बातें नहीं, प्रैक्टिकल बात को जनता को समझ में आए। ठीक, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल और लालजी वर्मा एक पूरा गुलदस्ता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को भूल गए, वो उनका भी नाम जोड़े, कि एक गुलदस्ता है कुर्मी लीडर्स का, वो इसलिए यहाँ नीतीश कुमार का फैक्टर नहीं चलेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी कितना कुर्मी नेताओं को सम्मान करती है। बेनी प्रसाद वर्मा क्यों समाजवादी पार्टी छोड़ कर गए? उनके बेटे राकेश वर्मा को अखिलेश यादव ने टिकट काट दिया। लालजी वर्मा तो बसपा से आए हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आपने राकेश वर्मा का टिकट काटा। नहीं, आपने किस कुर्मी नेता को उड़ाया? राकेश वर्मा जी कुर्सी विधानसभा से उम्मीदवार थे, जिनको जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने 17 में टिकट काट दिया। कुर्सी विधानसभा, बाराबंकी विधानसा से राकेश वर्मा जी 2022 में उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के। देखिए, गलत बात ना बोलिए, अमिताभ जी करेक्ट करिए यहाँ पे। राकेश वर्मा जी बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे 2022। वो कह रहे 17 में काटा था, 22 में नहीं, 17 में। जी प्रशांत जी, दूसरी बात, जब तक ये सत्ता में रहे तो प्रदेश सदस्य से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सब इनके परिवार के लोग बनते रहे, तब कोई कुर्मी नेता याद नहीं आया। आज जब संघर्ष आया तो नरेश हमारा प्रदेश अध्यक्ष आज कितने कुर्मी नेताओं को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राज्यसभा बनाया। अरे आज बनाया संघर्ष के दिनों में, जब आपकी सत्ता थी, जब मलाई खानी थी, जब सत्ता थी मलाई खानी थी, तब आप पूरे परिवार में मिला, तब तो कोई नहीं दिखा। कितने लोकसभा टिकट आपने कुर्मी नेताओं को दे दिए। और अभी बात जो कांग्रेस के साथ ही कर रहे थे क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने के, देखिए महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, हम बड़ी पार्टी हैं, फिर भी हमने शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाया। 2020 में हमारी जेडीयू और बीजेपी को बहुमत मिला, हम दूसरे नंबर की पार्टी थे, आरजेडी से केवल 1 सीट कम थे। नीतीश जी ने कहा कि आपकी सीटें अधिक, आप मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, लगातार उनको मुख्यमंत्री बना के रखा। 14, 17, 22 और 19 केंद्र में और उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। हम चाहते तो हमें सहयोगी दलों की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी हमने 14 और 19 में सहयोगी दलों के मंत्री केंद्र बनाए और 17 और 22 में सहयोगी दलों के मंत्री उत्तर प्रदेश में बनाए। अगर हमारी मानसिकता क्षेत्रीय दलों को करने की स्वीकार करने की ना होती तो उनको 7 मंत्री क्यों बनाते? हमने तो लगातार उनको सम्मान देने का काम किया। ये कैरेक्टर समाजवादी पार्टी, इनका कांग्रेस पार्टी का है। और बसपा और मायावती जी पर, मुलायम सिंह यादव पर भ्रष्टाचार का मुकदमा किसने लगाया? कांग्रेस सरकार ने लगाया। मुलायम सिंह जी पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा लगा करके उनको ब्लैकमेल करते रहे, 2008 में उनसे समर्थन लिया। आज भाजपा की सरकार आई तो सीबीआई ने मुकदमा क्लोजर दाखिल किया। हमने तो कभी नहीं कहा कि मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी थे,
हमने अन्य राजनीतिक आरोप थे, लेकिन हमने नहीं कहा कि ये भ्रष्टाचार का दाग कांग्रेस पार्टी ने उन पर लगाया। और मुलायम सिंह जी को जीते जी उससे मुक्ति नहीं मिली, उनका दुखद देहांत हो गया, उसके बाद उनका क्लोजर हुआ। मायावती पर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा किया, आज ये जो लोग सब दलितों की तहसील बनते हैं, मायावती जी पर लगाया मुकदमा। भाजपा ने तो कभी नहीं मुकदमा उन पर किया ना, तो इनका स्वयं का चेहरा इस तरीके से जाहिर हो जाता है। हाँ, ये बात तथ्यात्मक तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है कि मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी और मायावती जी, इन तीनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुकदमे गैर भाजपा सरकारों के समय में लगाए गए। मनीष हिंदवी, बिल्कुल सच है सोने की तरह, ठीक। इसलिए ये कहना, और दूसरी बात जो मैं उस वक्त कह रहा था, मैं इस थ्योरी के सख्त खिलाफ रहता हूं। मुकदमा किसी ने लगाया हो, अगर आपने पाप नहीं किया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, और किया तो जेल जाओ। मैं इन सब चक्कर में नहीं पड़ता। आज किसी ने कहा कि लालू जी एकमात्र ऐसे नेता हैं, त्रिपाठी जी, जो भाजपा के आगे सरेंडर नहीं किए, जेल गए। मैंने कहा सरेंडर का कोई कंपटीशन नहीं था, चारा घोटाले में अदालत ने जेल भेजा था भैया। ये क्या तरीका हुआ? अब तो कहते हैं कि भाई नीतीश के ऊपर सीबीआई ईडी लगा ले, भाई जितना चाहे उतना लगवा ले। हमने तो तमाम चैनलों पे कहा जी कि माननीय नीतीश कुमार के ऊपर ईडी सीबीआई लगाए, जितना जिसको लगाना हो। आज मैं देख रहा हूं लालू जी की बेटी ने ट्वीट किया कि पापा चलने फिरने में असमर्थ हैं, कई लोग उनको पकड़ के चला रहे हैं। अब वहीं लोगों ने उनकी बैडमिंटन खेलते हुए फोटो लगा दी, वीडियो लगा दिया, बोले देखिए। मनीष हिंदवी, ऐसे विश्वसनीयता तो नहीं बन सकती ना। जब अदालत, जब जांच एजेंसी बुलाए तो कहो हम तो चल ही फिर नहीं पाते, असहाय है। और जब वो जांच एजेंसी का मामला सेटल हो जाए तो चिड़िया बल्ला खेलने लगो मनीष जी, और फिर कहो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका संविधान से क्या लेना देना मित्र? नहीं, मेडिकल ग्राउंड ऐसा है कि आजादी की लड़ाई थोड़ा लग रहा है। बात करेंगे जी, तो कांग्रेस देखिए, जब इल्जाम जहां जहां उभरे, हमने अपने नेताओं पर भी एफआईआर करी, ये बात ना करी जाए। कांग्रेस संविधान में विश्वास रखती है, हम उसमें नहीं रहते। हमारा ये काम नहीं है। हमने, भाजपा ने किया हो तो बताइए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, बताइए किसी एक अपने एक तमाम भ्रष्टाचार के मसले उठे हैं इनके यहाँ जो गया, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, जिसके ऊपर ये भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाते रहे, जिनके जैसे ही भाजपा पे गए वो ठीक हो गए। इस पर बात करिए भाई साहब, कांग्रेस पर इल्जाम ना लगाइए। कांग्रेस सबको देखा है और एक काम किया है, कांग्रेस की बात ना करी जाए। हम संविधान पे विश्वास वाकई में करते हैं और संविधान के लिहाज से ही काम करते हैं। जी ठीक। प्रशांत जी, मनीष भाई, प्रशांत पटेल, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है सरकार की, उसका क्या लेना देना मुकदमे से? वो क्यों कहे कि हमने लगाया या हमने नहीं लगाया? मुकदमा है, मशीनरी लगाती है, अदालतें के आदेश से लगते हैं, उसके लिए जुडिशियल सिस्टम है, एक आईपीसी है, समय समय पर बने कानून है। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का क्या मतलब कि रामलाल के खिलाफ मुकदमा क्यों हुआ और श्यामलाल के खिलाफ क्यों नहीं हुआ? ये कोई कंपटीशन है कि 2 कांग्रेस के गिरफ्तार होंगे तो 2 भाजपा के भी जेल भेजो? ऐसा कंपटीशन होगा क्या? जुडिशरी तो सबके लिए ओपन है, सब स्वतंत्र है। आप कोई भी जा सकता है। अगर किसी को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो कोर्ट जा सकता है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन है तो जेल में ना। अगर आप कहते हैं कि भाजपा ने उनको जेल भेजा है तो भैया बेल करवा लीजिए। क्यों सुप्रीम कोर्ट उनके पास हेमंत सोरेन गए, हेमंत सोरेन क्यों भाग रहे हैं? आज देश के इतिहास में पहली बार हेमंत सोरेन 12-15 घंटे से फरार हैं। अगर लगता है कि वो ऑनेस्ट एनालिसिस नहीं किया है तो जांच एजेंसी का सामना करें। दोषी थे और एक दिन बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने तो जमानत दी ना। पटियाला उस कोर्ट में खड़े होकर के मजिस्ट्रेट के सामने 5,000 करोड़ के घोटाले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी जमानत दी। अगर आप कोर्ट को लगा कि हमको जमानत देने लायक जिनके खिलाफ मुकदमा कर रहे थे और जैसे ही वो भाजपा में शामिल हो ठीक हो गए। अरे शर्म करिए, कैसी बातें करते हैं? जो सच है वो तो बोलिए ना, जो सच है वो तो बोलिए ना। आपको लगता है कि अगर भाजपा आप कोर्ट जाइए, कोर्ट तो सबके लिए फ्री है। आपके पास बड़े बड़े वकील है, क्यों नहीं जाते हैं? अरे ऐसा है
कि सवाल इस बात का है कि अदालत में आप जिस हिसाब का खेल खेल रहे हैं पूरे भारत में इस वक्त, चाहे ईडी को लेकर चाहे सीबीआई को लेकर, किसी ने छुपा है क्या? ऐसा है कि पाप का घड़ा भर जाएगा, आप चिंता मत करिए। यह अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार किसी का नहीं रहा तो आपका भी नहीं रहेगा। तो ये सब मत कहिए। ये कहिए कि आज की डेट में जो भ्रष्टाचारी है आपके पार्टी में जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। आपके पार्टी के जो भ्रष्टाचारी है उनकी तरफ कोई नजर नहीं डालेगा। बोलिए ना इस बात को, स्वीकार करिए इस बात को कि सिर्फ जो आपका विरोध करेगा, जो आपके खिलाफ सवाल उठाएगा। मनीष जी एक मिनट रुकिए, मनीष जी एक मिनट दोनों लोग रुक जाइए। ईमानदारी की बात कह दूं भैया, विपक्षी पार्टी में सारे लोग बहादुर हैं, बलिदान करने को तत्पर हैं। त्रिपाठी जी बलिदानी मानसिकता के लोग हैं क्या? न्याय के लिए बलिदान देने को तत्पर हैं। जितने लोगों को चोर समझ रहे हैं उनकी लिस्ट बनाए, उनके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाए, वारंट लाए, जेल भिजवाए। नहीं, बिल्कुल सही। नीतीश कुमार भ्रष्ट लगे उनके खिलाफ जाओ, अजीत पवार लग रहे उनके खिलाफ जाओ, कि टीवी पर बैठ की गिरफ्तारी होगी? त्रिपाठी जी जांच कौन करेगा? यही ईडी यही सीबीआई करेगी जांच। तो क्या आप अपनी एजेंसी बनाओगे? क्या अपनी एजेंसी बनाओगे भैया? क्या कांग्रेस की एजेंसी जांच करेगी? ऐसा नहीं हो सकता भैया। मुलायम सिंह के साथ, मुलायम सिंह के अमिताभ जी, मुलायम सिंह के खिलाफ एक चतुर्वेदी लड़का मेरे कॉलेज का था, उसने उनके खिलाफ डिस्प्रपोर्ट का मुकदमा किया था। आप जाओ भाई, किसने रोका है? पूछिए आप सापा वालों से। हाँ, विश्वनाथ चतुर्वेदी ने केस किया था। विश्वनाथ चतुर्वेदी ने किया। हाँ, आप जाइए ना, हिम्मत हो जाइए इनके खिलाफ, भाई जाइए मुकदमा कर दीजिए कि भाई इनको अंदर करिए। और एक बात कह दूं, मनीष भाई योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार पार्टी का दबाव है। फरज में आ रहा हूं, एक बहुत रोचक बात कह दूं, जनता के लिए अच्छा रहेगा। छोटे मोटे छोड़ो, विश्वनाथ चतुर्वेदी का मसला छोड़ो। भाई ईडी लगाए, सीबीआई, नीतीश कुमार, एक मिनट दो, इसके बाद कुछ कहने को बचेगा नहीं। अमिताभ जी, नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं ईडी सीबीआई लग रही है? मनमोहन सिंह की सरकार थी, जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार वैसे मनमोहन सिंह की सरकार, जितने ताकत इनको उतनी उनको, प्रधानमंत्री। सुब्रमण्यम स्वामी गए थाने में, बोले भाई राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा FIR करानी है, थाने वाले ने भगा दिया। क्या बोले तुम उनके खिलाफ कैसे हो जाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट गए, लड़े, मुकदमा दर्ज हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, केस चला, जमानत लेनी पड़ी सोनिया जी और राहुल जी को। ऐसा काम क्यों नहीं करते फराज किदवई साहब? नहीं, जब आप लोगों के पास सारे आंकड़े हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी से प्रेरणा लेके क्यों नहीं जेल भिजवा देते हो सबको? फराज भाई छोटी सी टिप्पणी। देखिए अमिताभ जी, यहाँ पर अभी मनीष जी जो बात कर रहे थे और आपने भी बोला कि मुकदमा कर दो और ये कर दो वो कर दो। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी एक राजनेता के लिए बोलता है कि ये 70,000 करोड़ का आरोपी है और उसके 4 दिन बाद उसी आदमी को महाराष्ट्र के खजाने की चाबी दे दी जाती है, तो प्रॉब्लम वहां पर है जहां पर प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोलता है। तो मनीष जी जो बात बोल रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए बोल रहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर, तो अमिताभ जी आपको ये पता है, बार बार रिपीट क्या करूं, कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट छपवाई थी और उस बुकलेट में ये लिखा हुआ था कि ये तो सरगना है। ठीक, तो उसी सरगना को जब आप मुख्यमंत्री बना देते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आती है। ठीक, प्रॉब्लम यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी एक पॉलिटिकल लीडर को करप्ट बोल रहा है और उसके बाद उसको उसके खजाने की, उस प्रदेश के खजाने की चाबी मिल जाती है, प्रॉब्लम वहां पर है। अमिताभ ठीक फराज भाई। प्रशांत पटेल लास्ट कमेंट, वो बता रहे हैं कि प्रॉब्लम यहां पर है। जी छोटी सी टिप्पणी। मैं तो इनसे पहले ही कह रहा हूं कि भाई अगर लगता है कि कोई नेता भ्रष्टाचारी है, उस पर आप शिकायत करिए, लोकायुक्त जाइए, कोर्ट जाइए। अरे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे भ्रष्टाचारी है, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। अमिताभ जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। आगे बात फराज भाई, आगे प्रधानमंत्री जी से बात, अब रुक जाओ। मुकदमा करवाएं, संकट कटे मिटे सब पीरा। मुकदमा आप करवा दीजिए। ठीक है प्रशांत जी, अब रुक जाओ। संकट कटे मिटे सब पीरा, ऐसी तावीज बताता हूं कि सारा इंडिया गठबंधन गदगद हो जाएगा। आप कह रहे हो कि एक लिस्ट जारी, किताबिया जारी की थी भाजपा वालों ने, मेरे से खरा कौन बोलेगा? भाजपा वालों ने उसका क्या नाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, यानी होमवर्क
सब कर चुके भाजपा वाले, उसी की तबिया को लेकर चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जो किताबिया आप कह रहे हो कि सारा घोषणा कर चुकी भाजपा, सार्वजनिक होमवर्क का कच्चा चिट्ठा, उस कच्चे चिट्ठे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, रुपया पैसा की तो कमी नहीं। जब विश्वनाथ चतुर्वेदी लड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं लड़ सकते? सुब्रमण्यम स्वामी लड़ सकते, आप क्यों नहीं लड़ सकते? आप रोटी नहीं खाते? चिदम्बरम की ड्यूटी लगाओ, सलमान खुर्शीद की ड्यूटी लगाओ, लड़ो मुकदमा। और फराज भाई से कहेंगे आपने कपिल सिब्बल को क्या केवल आजम खान की जमानत कराने के लिए रखा है, उनको भी भेजिए कि लड़े मुकदमा, सबके खिलाफ दायर करो। और जो बात अभी कही हमारे मित्रों ने कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 17,000 करोड़ का घोटाला किया, क्या नाम, शरद पवार के भतीजे ने, प्रधानमंत्री के उस भाषण को लेके कोर्ट चाहिए ना। आपको तो कुछ करना भी नहीं, होमवर्क भी नहीं करना। त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कह रहा? जब सब किया कराया है तो जाइए कोर्ट, और कोर्ट जो टिप्पणी करे। लेकिन वो ये रास्ता ठीक नहीं। 14 विपक्षी दल, जिसमें मनीष भाई की पार्टी भी थी और फराज भाई की पार्टी भी थी, उनके सिग्नेचर भी थे, सुप्रीम कोर्ट क्या एप्लीकेशन लेके गए कि हुजूर सीबीआई और इनकम टैक्स और फेरा फेमा ईडी सीडी टाइप की जितनी एजेंसी हैं, इनको एक स्थायी आदेश दे दो कि जो भी विपक्षी नेता खादी पहन रहा है, कलफ लगा कुर्ता पहन रहा है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि भाई आप पगला गए हो क्या? ऐसा आदेश हो सकता है क्या? कि संभव? ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है मित्र, मेरी नहीं। देश के बड़े वकील गए थे, मैं नाम यहां नहीं लूंगा। प्रशांत पटेल तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर ही रहे। चीफ जस्टिस ने कहा था कि नागरिकों में भेद कैसे हो सकता है भाई? आप चाह रहे हो कि आपको ब्लैंक चेक दे दे कोर्ट? उन्होंने कहा ना, किसी को आपत्ति हो तब कोर्ट आइए, हम फैसला करेंगे मेरिट पर। और जितने लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने फलां के खिलाफ कच्चा चिट्ठा जारी किया, फलां खिलाफ, मैं कह रहा हूं कच्चा पक्का जो भी चिट्ठा किसी ने जारी किया हो, सब लेके कोर्ट जाओ। आपको तो कुंजी मिल रही है, पूरी किताब भी नहीं पढ़नी। जितने पहले 10वीं के इम्तिहान में नकल के लिए लड़के कुंजी ले जाते थे त्रिपाठी जी, तो अब तो कुंजी दे रहे हैं। कच्चा चिट्ठा है ना, उसको पका लो जाके कोर्ट में, वो विषय नहीं। लेकिन ऐसी तस्वीरें भारत में न्यायिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हैं कि जब ये कहा जाए कि लालू जी चलने फिरने में असमर्थ हैं, कई लोग उनको पकड़ते तो वो चल पाते हैं क्या, और उसके बगल में उनका तेज चलते हुए, भाषण देते हुए, बैडमिंटन चिड़िया बल्ला खेलते हुए वीडियो है। मजाक बना रहे हैं आप व्यवस्था का। और फिर कहते हैं हम तो संविधान बचाने के लिए आए। बोले काय के लिए? बोले संविधान बचाना है। क्या यह सही है कि देश के एक राज्य का निर्वाचित मुख्यमंत्री एब्सकॉन्डर हो जाए, जांच एजेंसी ढूंढे और मिले नहीं, गवर्नर को बयान जारी करना पड़े कि कहां है मुख्यमंत्री? क्या इसको सही मानेंगे? किसी पार्टी का हो, क्या ये तरीका होगा? ये रास्ता ठीक नहीं। अव्वल तो ऐसे कर्म नहीं होने चाहिए, और कर्म हो तो फेस करिए इंक्वायरी। भाई भाग के कहां जाइएगा? कभी तो लौट के आइएगा, तब गिरफ्तार करके तिहाड़ में डाल देंगे। तब किससे भाग रहे हो और क्यों भाग रहे हो? और वो लोग जब मनीष बाबू ये कहते हैं कि हम संविधान बचाने के लिए भाग रहे हैं ईडी से, तो फिर बहुत हास्यास्पद हो जाता है। आप मुख्य संविधान की शपथ लिए हैं, मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आप एब्सकॉन्डर हैं क्या? और फिर बोलोगे ये कि हम तो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ना भाई साहब, अपना अपना घपला घोटाला बचाने के लिए लड़ने वाले लोग संविधान। लालू जी के केस में संविधान का कोई लेना देना है क्या? नहीं। पूरे केस के जितने मुकदमे हैं चारा घोटाले के, उसमें किसी में संविधान शब्द नहीं लिखा है, लोकतंत्र नहीं लिखा है, न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, कोई मुद्दा नहीं है। सरकारी ट्रेजरी से गलत तरीके से पैसा
आहरित करना और उसको व्यक्तिगत हित में ले लेना, यह मुकदमा है। इसका जातिगत जनगणना से क्या मतलब भाई? दूसरी बात मैं कहूंगा, सारी बातें कहीं, लेकिन कांग्रेस को स्वीकार करना होगा कि नीतीश कुमार के घटनाक्रम ने उसकी स्थिति को और नाजुक कर दिया। उसकी मैनेजमेंट स्किल पर सवाल उठ गया। जब घटक दलों के साथ बैठकर उनके साथ सीटों का बंटवारा करना चाहिए था, तो आप न्याय यात्रा पर निकल गए। नीतीश कुमार जैसे बड़े लोग कहते रहे कि भाई कुछ करो, बोले नहीं बाद में करेंगे, बोले सचिवालय खोल लो, बोले बाद में, बोले लेटर हेड छपा लो, नहीं, बोले मुहर बनवा लो, बोले नहीं बाद में, पहले न्याय यात्रा कर लें। ये तरीका तो फिर गठबंधन के लिए ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश में इस घटना का असर पड़ेगा, आज लिख लीजिए। मैं फराज भाई की इस बात से सहमत नहीं कि जिन लोगों के उन्होंने नाम लिए वो सब लोग भी हमारे मित्र हैं, लेकिन नीतीश कुमार के कदमे और अपने जनाधार में और इन लोगों के कदमे बहुत अंतर है। ठीक, मुझे ये स्वीकार करने में कोई फर्क नहीं कि बिहार में नंद किशोर यादव भाजपा के नेता और लालू यादव यादवों में बराबर नहीं हो सकते। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, त्रिपाठी जी गलत तो नहीं कह रहा। और उत्तर प्रदेश में अशोक यादव और मुलायम सिंह यादव बराबर नहीं हो सकते थे। जाति का एक आइकॉन होता है भाई। आप कह रहे हो लालजी वर्मा गजब कर रहे हो, वो सब लोग भी अच्छे हैं, लेकिन सिपाही और राजा में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा? इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है, प्रैक्टिकल बातें नहीं है। ये बताते हैं कि जमीन की तासीर का अंदाज नहीं हमको फिर। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का उपसंहार हो जाएगा राजनीतिक जीवन का, उनको याद होना चाहिए कि नीतीश कुमार के पास, फराज भाई नहीं आ पाएंगे, 12 से 13% वोट अक्षुण्य है बिहार में, अक्षुण्य। क्या कोई मौसम हो, पाला गिरे और चाहे लू चले, कौन नेता है जिसके पास इतना है? लालू यादव हैं, लेकिन उनके पास भी उतना नहीं कि वो सरकार बना ले। भाजपा के पास भी उतना नहीं कि सरकार बना ले। ये तो नीतीश कुमार की खूबी है। और कल तक जो लोग नीतीश कुमार को पालकी में बैठाल के कंधे पे घुमा रहे थे, आज वो अचानक से कहने लगे नीतीश कुमार कोई असर नहीं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक। तो फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी उनके साथ रैली क्यों प्लान कर रही थी? जब नीतीश का कोई असर ही नहीं था कुर्मियों में, तो यहां क्या सत्यनारायण कथा के लिए उनको ला रहे थे? तब बताया जा रहा था कि नीतीश जी के उतरते ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के छक्के छूट जाएंगे। सोचिए, जब नीतीश जी और अखिलेश जी एक साथ आएंगे मंच पे, अब कह रहे कि नीतीश जी का कुछ है ही नहीं। और आखिरी बात मैं कहूंगा कि हो सकता है राजनीतिक तौर पर मैं गलत हो जाऊं कल, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि 2 सीट हमेशा कांग्रेस के लिए छोड़ते थे मुलायम सिंह, रायबरेली और अमेठी मनीष बाबू। तो अखिलेश जी ने ट्वीट किया 11, प्रैक्टिकली 9 सीट कांग्रेस को दी हैं सपा ने। क्या 7 जयंत चौधरी को, 9 कांग्रेस को। 2-3 सीटें और बटेंगी साथियों को, शेष पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। ये मेरी राजनीतिक समझ कह रही है। फराज भाई, इस पर हम लोग अपने को कसौटी पर कस लेंगे आने वाले दिनों में, है ना, कि पॉलिटिकल समझ है कि नहीं है हम लोगों में। ठीक, मैंने अपना टेक बता दिया। 9 सीट कांग्रेस के लिए, 7 राष्ट्रीय लोकदल के लिए, 1-2 सीट और छोड़ेंगे। हो सकता है कृष्णा पटेल जी को 1 सीट मिल जाए, इस टाइप से कुछ हो जाए, महान दल वालों को मिल जाए, कुछ हो जाए। शेष सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। आपको याद होगा हिंदवी साहब कि अखिलेश यादव ने एक बार कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम सीटें मांगेंगे नहीं, हम बांटेंगे, किसको कितनी देनी है हम तय करेंगे, बांटेंगे। क्या? और उन्होंने बांट दी। उनकी तरफ से सीट डिस्ट्रीब्यूशन डन हो गया। अब कांग्रेस की मर्जी और लोकदल की मर्जी, वो चर्चा करते रहे आपस में, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एज फार एज अखिलेश यादव कंसर्न, उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। गठबंधन की सेहत के लिए ये तरीका भी ठीक नहीं।
ये डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता तो इसका थोड़ा असर दूसरा होता। हिंदवी साहब और फराज भाई, ये एक तरफा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होता। धन्यवाद।